वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल केमिस्ट्री में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में है। 2021 के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। 2021 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दो लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। आखिर ये नोबेल प्राइज दिया क्यों गया है? ये नोबेल प्राइज दिया गया है असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के डेवलपमेंट के लिए। अब ये है क्या, मतलब इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये नोबेल प्राइज मिला? ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस का जो आउटपुट होता है उसके कई तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सारी मेडिसिन को बनाने के लिए इस प्रकार के रिएक्शंस करवाए जाते हैं। ये रिएक्शंस और तेजी से हों और बढ़िया हों, इसके लिए कुछ सब्सटेंस का यूज किया जाता है जिन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। ये जो कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन को और स्पीड अप कर देते हैं और इफिशिएंसी देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल और एक्सेलरेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है ये कैटलिस्ट उसमें शामिल नहीं होते। इनका रोल केवल केमिकल रिएक्शन तक ही होता है। हमारी खुद की बॉडी में थाउजेंड्स के नंबर में कैटलिस्ट होते हैं जो एंजाइम से बने होते हैं। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप ये तो समझ गए कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। देखिए, सन 2000 तक ये माना जाता था कि कैटलिस्ट केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेटल बेस्ड और दूसरे होते हैं एंजाइम्स। हालांकि दोनों प्रकार के जो भी कैटलिस्ट थे ये एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करते थे और इन्हें डेवलप करना महंगा भी होता था। काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि क्या किसी तीसरे प्रकार का कैटलिस्ट हो सकता है क्या। तो बिल्कुल एक असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, या ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई, कैटलिस्ट को डेवलप किया गया इन दोनों लोगों के द्वारा। असिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि दो ऐसे हिस्से जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो। मिलते जुलते हो गए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, मिलजुल नहीं रहे हैं तो असिमेट्रिक हो जाएगा। इस प्रकार के कैटलिस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑर्गेनोकैटालिस्ट होते हैं ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड कर देते हैं और एक शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट्स तैयार करते हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए बनता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। यहां पर अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, केमिस्ट के लिए कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक फंडामेंटल टूल होता है रिसर्च एरिया में, इंडस्ट्रीज में। इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी तेजी से किया जाता है और कई तरीके के मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अभी जो नई जनरेशन के छोटे मॉलिक्यूल कैटलिस्ट हैं ये ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और इन्हें प्रोड्यूस करना भी सस्ता है। जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च में और बाकी इंडस्ट्रीज में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही जिसके लिए ये नोबेल प्राइज ग्रांट किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में है। अब भला ये नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों आ गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नाम है अश्वनी कुमार चौबे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। वो चाहते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया जाए। तो इसमें क्या बुराई है? क्या रामगंगा नेशनल पार्क ये नाम पहली बार किसी के दिमाग में आया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1954 में जब देश आज़ाद हुआ तो इस नेशनल पार्क का पहली बार जो नाम था वो रामगंगा नेशनल पार्क ही रखा गया था। बाद में बदलकर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। अब वापस से उसी नाम को रखने की बात की जा रही है। लोकेशन आप देखना चाहें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको हिमालयन फुटहिल्स में उत्तराखंड में मिलेगा। इस नेशनल पार्क में आपको पाटली दून वैली भी मिल जाएगी जो कि रामगंगा रिवर से बनती है। रामगंगा नेशनल पार्क नाम भी इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है जो कि गंगा की अर्लीस्ट ट्रिब्यूटरीज में काउंट की जाती है। पहले आप मैप में लोकेशन देखिए। देखिए, ये है उत्तराखंड और यहां पर है, देखिए लिखा हुआ है, ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर देखिए डिटेल तरीके से लिखा भी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की लोकेशन को स्पॉट किया गया है। तो मैप में आपने उत्तराखंड में इसकी लोकेशन देख ली। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये पाटली दून वैली जो है ये इस नेशनल पार्क के भीतर ही आती है। अब दून वैलीज क्या होती हैं? देखिए, जो दून वैलीज होती हैं एक्चुअली में ये लंबी वैलीज होती हैं जो आपको शिवालिक हिल्स और लेसर हिमालयाज के बीच में मिलेंगी। ये दूसरे नंबर का जो आप पैच देख रहे हैं ये लेसर हिमालयाज का है और सबसे सदर्न साइड में हिमालयाज में आपको शिवालिक्स मिलते हैं। तो इनके बीच में जो एक ऐसा एरिया होता है, जैसे ये लेसर हिमालय हो गया और ये हो गया शिवालिक, तो यहाँ से जो
नदियां बहती हैं, ये कुछ ग्रेवल्स या ग्रेन्यूल्स लेकर आती हैं और इस वैली में डिपॉजिट कर देती हैं, तो एक प्लेन वाला एरिया क्रिएट हो जाता है। इसे ही दून कहते हैं। आपने देहरादून का नाम सुना होगा। देहरादून ऐसी ही एक दून वैली में सिचुएटेड है। बाकी और एग्जाम्पल्स हैं कोटली दून और पाटली दून, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो दून वैली भी आपने समझ ली। 1936 में ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये ना केवल इंडिया का बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क बना जिसे इंडिया में स्टैब्लिश किया गया। ऑब्वियसली तब इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, तब इसका नाम था हैले नेशनल पार्क। बाद में जब देश आजाद हुआ तो 1954 में इसका नाम बदल के रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल वही रामगंगा नदी के नाम पर। लेकिन चूंकि जिम कॉर्बेट जी ने इस नेशनल पार्क को डेवलप करने में एक बहुत ही की कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉल करते हुए 1956 में इसे वापस से कॉर्बेट नेशनल पार्क ही नाम दे दिया गया। अब एक बार फिर से इस नाम को बदलने की बात चल रही है। ये एक आइडियल टाइगर टेरिटरी भी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जाने वाला पहला नेशनल पार्क बना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया और उसके एक साल बाद 1974 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर लिया गया। ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। ये सिंगल लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन अगर आप पूरे भारत में देखें तो आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही मिलेगी। जो नेशनल पार्क है, इसके आसपास आपको सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, जो कि इन दोनों को मिलाकर एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बन जाता है। टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पर काफी ज्यादा है और स्टेबल है। कुछ और भी फौना आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि इंडियन लेपर्ड, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर डियर, जंगल कैट और स्लोथ बेयर। कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज जो आपको उत्तराखंड में ही मिलते हैं। 2000 नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को एक साथ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम मित्र पार्क के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करने की, स्टैब्लिश करने की अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अपना ही वादा पूरा किया है, कोई नई बात नहीं है। यूनियन बजट 2021 एंड 22 में सरकार ने कमिट किया था कि हम जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए पार्क्स स्टैब्लिश करेंगे। ये जो पार्क्स अभी स्टैब्लिश किए गए हैं, इनका टोटल आउटले 4,445 करोड़ है और 5 सालों में ये पैसे खर्च किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा, ये पार्क ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे फूल पत्ती पौधे आपको मिलेंगे। यहाँ पे मिलता है आपको इंफ्रा, एक ऐसा इंफ्रा जो उस जगह पे होने वाली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। कैसा इंफ्रा होता है आप समझ जाएंगे। ये जो मित्र पार्क होंगे, यहां पर पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन की नीड पूरी हो जाएगी। जैसे कि धागे को स्पिन करने से लेकर वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक ही जगह पे हो जाएगी। इसी पार्क में सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज सिचुएटेड होंगी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था, 5F विजन। इस 5F में आपको 5 F से शुरू होने वाली एक्टिविटीज मिलेंगी या वर्ड्स मिलेंगे। 2000 फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। फाइबर को फार्म से हमें फाइबर में कन्वर्ट करना है, मतलब खेतों में जो भी फाइबर प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उन्हें हमें फाइबर में कन्वर्ट करना है। उस फाइबर को हमें ले जाना है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से हमें उसे टेक्सटाइल में कन्वर्ट करना है जो कि फैशन का पार्ट हो, और फिर हमें उसे एक्सपोर्ट कर देना है। इसके लिए हमें फॉरेन फंडिंग भी अवेल करनी है, FDI, FII। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो पीएम मित्र पार्क्स में फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्क्स कौन डेवलप करेगा? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी इसके लिए, जिसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ओन करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होगा, मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चलेगा। इस मित्र पार्क के कंपोनेंट क्या है? इस पार्क में मतलब कि ये एक लोकेशन होगी, काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल हब। इसमें आपको मिलेगा इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर मदद करता है नई यूनिट्स को सेटअप करने में। जैसे मुर्गी इंक्यूबेट करती है अपने अंडे को, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, वो काम इंक्यूबेशन सेंटर का होता है। कॉमन प्रोसेसिंग हाउस होगा। जो भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होते हैं, गंदगी होती है, उसे ट्रीट करने का जो सेटअप होता है वो बहुत महंगा होता है। तो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, सभी लोग वहीं पे अपना ट्रीट कर लो, जो खर्चा आता है वो दे दो सब लोग बांट के। डिजाइन सेंटर और टेक्सटाइल सेंटर्स भी होंगे। इन पार्क्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी मास्टर डेवलपर को दी जाएगी। ये मास्टर डेवलपर ना केवल इन इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करेंगे, बल्कि कुछ समय तक, एक कंसेशनल पीरियड तक उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। साइट्स का सिलेक्शन कैसे होगा? एक चैलेंज मेथड पर।
ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड साइट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। अब ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का मतलब ये नहीं होता कि हरे रंग के और भूरे रंग के पार्क्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट होता है उसमें ऐसा है कि कोई यूनिट्स ऑलरेडी रन कर रही है, हमने उसी चीज को परचेज कर लिया और उसे थोड़ा एक्सपेंड किया, तो उसे ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट कहा जाएगा। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ऑल टुगेदर हम नया सेटअप बनाएंगे, पहले से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। तो ये मतलब आपने समझ लिया। साइट सिलेक्शन में देखिए, जो राज्य सरकारें होंगी उनको प्रपोजल देना होगा। कई सारे प्रपोजल्स आ भी रहे हैं जहां पर हैसल फ्री सेटअप बनाया जा सके। 1000+ एकड़ के लैंड का प्रपोजल कई सारे राज्य दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ ये पीएम मित्र पार्क बना दो ताकि हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर बढ़िया हो जाए। यहां पर सरकार कुछ मदद भी करेगी। कॉम्पिटिटिवनेस इंसेंटिव सपोर्ट यानी कि CIS की बात की गई है। सरकार 300 करोड़ रुपए का फंड देगी इन्वेस्टर्स को जो इन पार्क्स में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगाएंगे। इससे वो इंसेंटिवाइज होंगे और एक बार उनका जो कामकाज है वो रन कर जाएगा। ऐसा कोई डेवलपर है जो बिल्कुल नया सेटअप लगाने वाला है, उसका जो भी खर्चा आएगा उसमें से 30% सरकार अपनी ओर से दे देगी, लेकिन ये अमाउंट 500 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ब्राउन फील्ड साइट्स हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, आगे डेवलप किया जा रहा है, ऐसे लोगों को उनका जो भी खर्चा आएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी आएगी, उसका 30% सरकार देगी। लेकिन यहां पे कैप 200 करोड़ का है। एडवांटेज ये होगा कि इन एक पार्क से 1 लाख डायरेक्ट और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद है। ये लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाएगा, हमारे वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारा प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के नए टाइगर रिजर्व के बारे में है। इस नए टाइगर रिजर्व को अप्रूव कर दिया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ ने दिया था। तो ये नया टाइगर रिजर्व कहां होगा? ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ के 2 प्रोटेक्टेड एरियाज को मिलाकर ये नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। एक तो होगा घासीदास नेशनल पार्क और दूसरा होगा तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो नया रिजर्व होगा ये छत्तीसगढ़ के नदन पार्ट में होगा, जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड को बॉर्डर करता है। लोकेशन देखिए, ये है इंडिया का मैप और यहां पर है छत्तीसगढ़। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, यहीं पर ये नया नेशनल पार्क बनेगा। मैं इसे कलर कर रहा हूं रेड से। यही एरिया नए नेशनल पार्क का होगा जो कि इसके 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, कोरिया डिस्ट्रिक्ट और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। इनको कवर करके नेशनल पार्क बनाया जाएगा। इस टाइगर रिजर्व का अप्रूवल NTCA ने दिया है सेक्शन 38(5) क्लॉज 1 का इस्तेमाल करते हुए, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति से या रिकमेंडेशन पे किसी एरिया को टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर सकती हैं। दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सतनामी रिफॉर्मिस्ट थे गुरु घासीदास। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी दौरान कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है वहीं पर इस नेशनल पार्क को बनाया गया, इन्हीं के नाम पर। यहां पर हमें मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि टीक, साल और बंबू। फौना में टाइगर, लेपर्ड, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जयकाल, सांभर, फोरहॉर्न, एंटीलोप, ये सब मिलते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एशियाटिक चीता का लास्ट हैबिटेट है हमारे यहाँ। मतलब लास्ट टाइम एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट करने के पहले इंडिया में यहीं पर था, यहीं से गायब हुआ वो। तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैप में लोकेशन हमने देखी थी। तामोर हिल्स हैं और पिंगला नाला है, इसी के नाम पर इसे नाम दिया गया है। ये काफी पुराना और प्रोमिनेंट सेंचुरी वाला एरिया रहा था। फ्लोरा में हमें मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, साल बंबू के पेड़ मिल जाएंगे। और फौना में वही टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, सांबर डियर, ब्लू बुल्स, चीतल और बिसन मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में है। इंडिया को रैंक मिली है 90। अच्छी नहीं है, कम से कम पिछले साल से तो अच्छी नहीं है। अब यहां पर यह बताया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट स्ट्रांग है और कौन से देश का पासपोर्ट वीक है। अब ये स्ट्रांग और वीक होने का क्या मतलब है? मतलब किसी देश का पासपोर्ट लोहे का बना है तो स्ट्रांग है, कागज का बना है तो वीक है, ऐसा तो मामला नहीं होगा ना। स्ट्रांग या वीक होने का मतलब यह है कि आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। वीजा फ्री ट्रेवल के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो उस देश में जाने पर आपका वीजा लगता ही नहीं, आप पासपोर्ट लेके जा सकते हो। दूसरा, आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। मतलब आप वीजा पहले मत बनवाओ, उस देश में एयरपोर्ट पे उतरो, घंटे 2 घंटे का समय लगेगा, वीजा मिल जाएगा। दोनों ही सुविधाओं में अगर ज्यादा देश ये सुविधा उस देश के पासपोर्ट को दे रहे हैं तो वो पासपोर्ट मजबूत है। इससे साफ स्पष्ट है कि इंडिया का पासपोर्ट बहुत मजबूत नहीं है। हमारे रेसिडेंट्स को दूसरे देशों में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि कुछ देशों को दी जाती होगी जो इस लिस्ट में ऊपर होंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो रैंकिंग है ये उन डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करती है किसी भी देश के लिए जहां पर वो बिना प्रायर वीजा के जा सकते हैं।
इसे स्टार्ट किया गया था 2006 में। तब इसका नाम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं था, तब इसका नाम था हेनले एंड पार्टनर्स वीजा रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। 2018 के जनवरी में इसका ये नाम रखा गया है, नया वाला। डॉक्टर क्रिस्टीन एच कैलिन, ये हेनले एंड पार्टनर्स की चेयरमैन हुआ करती थी, उन्होंने ही इस इंडेक्स को बनाया था। लेकिन इन डेटा कहां से मिलता है, पता कैसे चलता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, ये दुनिया भर में ट्रेवल का एक बहुत ही क्रेडिबल और एक्यूरेट डेटाबेस रखते हैं। बिल्कुल ये इंडेक्स इन्हीं के डेटाबेस पे बेस्ड होता है, मतलब इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है। जापान और सिंगापुर कंबाइंडली टॉप 1 पे है। ये 192 देशों में इनके नागरिक वीजा फ्री जा सकते हैं। साउथ कोरिया और जर्मनी को सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। इंडिया 2020 में 84th रैंक पे था, इस बार 90th पे है, मतलब हमारी सिचुएशन खराब है। इंडिया के लोग महज 58 कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली इस दिशा में काम करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉस्क्विरिक्स के बारे में है। RTS/ASON RTS.S, ये है क्या, मतलब क्या नाम लिख दिया यहाँ पे? अच्छा, ये मॉस्क्विरिक्स का ही ट्रेड नेम है, मतलब जो मॉस्क्विरिक्स है ये इसी के नाम से बेचा जा सकता है। इसे WHO ने अभी हाल ही में अप्रूवल दे दिया। बट ये है क्या चीज? ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन ने इसे बनाया है। पार्टनरशिप रही पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव की। ओके, अभी क्लियर हुआ, मतलब पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव इसका हिस्सा थी, तो मलेरिया का कुछ होगा। ये मलेरिया की वैक्सीन है। 2015 में पहली बार इसको अप्रूव किया गया था पायलट बेसिस पे। तो कुल मिला के मॉक्सिक्विरिक्स मलेरिया की वैक्सीन है, और ये पहली वैक्सीन है। मलेरिया की भी तक वैक्सीन थी नहीं। ये भी बहुत इफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन कुछ ना से तो बेहतर है। ये पी फैल्सीपेरम के अगेंस्ट में काम करता है। अफ्रीका के देशों में ये काफी प्रिवलेंट है। 5 प्रकार के मलेरिया होते हैं, सबसे खतरनाक वाला यही है, पी फैल्सीपेरम। इसके खिलाफ अगर कोई वैक्सीन काम करती है तो अच्छी बात है। 4 डोज लगेंगे इसके, जैसे कोविड के इंडिया में 2 लगते हैं, इसके 4 लगेंगे। कोविड के डोजेस बच्चों को भी नहीं दिए जा रहे। बट ये जो मॉस्क्विरिक्स है, ये 5 महीने से अधिक उम्र का बच्चा है उसे लगाया जा सकता है, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बच्चे मलेरिया से बहुत ज्यादा उनकी जान जाती है। एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। ये पैरासाइट से होती है, जो मच्छरों के काटने से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। 5 प्रकार का मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसके लिए वैक्सीन बनी है, सबसे खतरनाक यही है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सबसे कॉमन है, ज्यादातर लोगों को ये होता है, ये कम लीथल होता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवाले और प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ये 5 प्रकार के मलेरियाज हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं पढ़ूंगा और अपना जवाब उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है, बताइए सही गलत। PM मित्र पार्क, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल से डेवलप किया जाएगा टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए। टाइगर रिजर्व NTCA अप्रूव करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के तहत। मॉस्क्विरिक्स, ये वैक्सीन है कोविड-19 के अगेंस्ट में। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और अब मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का आपको याद होगा, इतना भूलने वाली बात नहीं है। ये एक कैटलिस्ट के लिए है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, तो ये पहला तो गलत हो गया। PM मित्र पार्क वाला स्टेटमेंट सही है। टाइगर रिजर्व वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत डिक्लेयर होता है, ये 2002 के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत नहीं, तो ये तीसरा भी गलत हो गया। मॉस्क्विरिक्स कोविड-19 की वैक्सीन, मतलब सोचिएगा भी मत, ये अपराध है, मलेरिया की वैक्सीन है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सेशन की PDF आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर लिंक से आप ना पहुंच पाओ तो ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लेना। 1,10,000 से ज्यादा आपको वहां पे सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहीं पर इसकी PDF मिल जाएगी, डाउनलोड करके रिवीजन करना। आज का सेशन यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।